हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में एक विवाद है। सेफ्टी वाल्व का प्रिंसिपल इसे कहा जाता है। आखिर इस प्रकार का विवाद क्यों आया, इसके पीछे क्या कहानी है और क्या इसकी सच्चाई है। सेफ्टी वाल्व को पहले समझ लेते हैं। सेफ्टी वाल्व क्या है? हमने जैसा पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि अगर भारत में आक्रोश बढ़ रहा है, ये भारत है, भारत में आक्रोश बढ़ रहा है, आक्रोश यानी प्रेशर बढ़ रहा है, लोगों के दिमाग में अंग्रेजों के प्रति जो है एक संघर्ष की भावना जन्म ले रही है, जिस प्रकार से 1857 की क्रांति के समय हुआ था। और उस समय अंग्रेजों ने देखा था कि किस प्रकार से बहुत मुश्किल से इन्होंने उस आंदोलन को दबाया था। और उस समय की परिस्थितियां और 1885 जिसमें कांग्रेस की स्थापना होने वाली थी, उस समय की परिस्थितियों में बहुत भारी अंतर आ चुका है। जो भारतीय लोग हैं वो पहले की अपेक्षा ज्यादा संगठित और अनुशासित हो गए हैं और उनके अंदर बहुत सी जानकारी है, वो एक संगठन के रूप में कार्य कर सकते हैं। और कई पार्टियां इस क्षेत्र में जो है काम कर भी रही थी क्षेत्रीय स्तर पे। तो उन्होंने कहा कि इस आक्रोश को हम कैसे दबाएं, आखिर जनता के इस आक्रोश को दबाने के लिए एक मार्ग चाहिए, एक रास्ता चाहिए। तो उन्होंने एक रास्ता डेवलप किया कि एक जगह पर एक लूज पॉइंट बनाया जाए, एक लूज पॉइंट बनाया जाए और इस समस्त आक्रोश को उसी पॉइंट के माध्यम से बाहर निकाला जाए, यानी एक रास्ते से निकाला जाए। चलिए सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम भारत का संचालन कर रहे हैं, मैं हूं भारत का एक प्रतिनिधि जो पूरे भारत को संचालित कर रहा हूं और भारत की जनता का शोषण कर रहा हूं, यानी मेरे खिलाफ लोग बहुत आक्रोशित हैं और वो तरह तरह से हमारे इस सिस्टम का विरोध जगह जगह पर कर रहे हैं। तो मैं एक तरीका सोचता हूं कि अगर इन जनता का मुंह तो नहीं बंद किया जा सकता और ना ही जनता को विरोध करने से रोका जा सकता है, कानून का कोड़ा मार करके आप कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन अगर पूरी तरीके से लोगों का मुंह बंद करना है तो फिर उनकी बात को सुन लिया जाना चाहिए और फिर अपने उत्तर के द्वारा उनको संतुष्ट कर दिया जाना चाहिए, फिर वो अपने आप स्वयं ही बंद हो जाएंगे। तो उसका तरीका क्या होगा? इन समस्त भारतवासियों को हमें एक मंच प्रदान करना होगा, यानी एक जगह पर इनका एक कोई नेता बना दिया जाए। कहा जाए कि आप 1000 लोग हैं और सभी मिलकर के अपनी बात इस नेता को बताइए, यानी इस मंच पे लाइए। और ये मंच क्या है? ये मंच कांग्रेस है, यानी कांग्रेस को ये मंच माना गया कि इस कांग्रेस का एक अध्यक्ष नेता है। तो ये सभी लोग मिल करके कांग्रेस को अपनी बात बताएं और ये कांग्रेस वो बात लेकर के सरकार के पास आए, सरकार के पास आए। अब इस मंच को उन्होंने कुछ ऐसा सजाया कि ये कांग्रेस जो है सरकार और जनता के बीच का एक मीडिएटर का काम करेगी, यानी जनता की समस्या कांग्रेस को बताए, हमको मत बताने आइए, आप अपनी कांग्रेस को बताइए, कांग्रेस हम तक बात लेकर के आएगी, फिर सरकार उस पर विचार करेगी और फिर वो विचार करके इस कांग्रेस को वापस करेगी उत्तर। और फिर कांग्रेस इन लोगों को अपने जैसा भी इनका सिस्टम है, अधिवेशन है, पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसा भी है, उनको वो बताए कि ये प्रक्रिया हुई है। और अगर जनता फिर भी असंतुष्ट होती है तो फिर इसी प्रक्रिया का पालन किया जाए। तो इससे क्या होगा? इससे सरकार को एक तो इस पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा, सिर्फ कांग्रेस का एक नेता होगा, एक ही तो टॉप लीडर होगा, उसी से उसे बात करनी है, उसी को समझाना है, यानी सरलता। दूसरी चीज, अब कांग्रेस का जिम्मेदारी है कि इस जनता को वो निर्णय सुनाए, समझाए, उसको एक मत पे लेकर के आए, यानी कि बिल्कुल ये चीज हो गई कि सारे आक्रोश को एक रास्ते से बाहर निकाला गया और फिर हम उधर जिधर चाहे उसे मोड़ सकते हैं। तो यही कहलाता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत यह है कि भारत में बढ़ते हुए जनता के आक्रोश को एक रास्ते पर लेकर के आना, एक मंच उन्हें प्रदान कर देना, जिससे उस मंच के माध्यम से वे लोग अपनी बात को एक व्यवस्थित तरीके से रख सकेंगे और सरकार उस मांग को सुनेगी, अपना निर्णय बनाएगी
और उसी मंच पर वापस करेगी, यानी उसी कांग्रेस के माध्यम से ही जनता को फिर अपना निर्णय वापस करेगी। तो इस प्रकार से जनता का क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि अगर जनता हमारे द्वारा लगाए गए किसी टैक्स की वजह से क्रोधित है तो वो अपना क्रोध प्रकट करने के लिए कांग्रेस में आएगी, कांग्रेस से कहेगी कि हाँ हमें इस टैक्स पे ये आपत्ति है, यानी उसका क्रोध शांत हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी बात कह ली, अपना क्रोध प्रकट कर लिया। अब कांग्रेस के लोग कहेंगे हाँ ठीक है, ये टैक्स हटना चाहिए और हम ये निश्चित तौर से अगली सभा में या अगले इस समय पर सरकार को भेजेंगे। अब वो जनता अपने घर चली जाएगी क्योंकि वो आश्वस्त हो जाएगी कि हाँ हमारे लीडर जो है इस बात को सरकार तक ले जाएंगे, यानी उनका क्रोध शांत हो गया। यही तो सेफ्टी वाल्व है, प्रेशर खत्म कर दिया उन्होंने। अब वो कांग्रेस उन मांगों को लेकर के आएगी सरकार तक, सरकार उन 10 लोगों को डील करेगी, समझाएगी कि भैया ऐसा ऐसा है, इस टैक्स का ये लाभ है, ये हानि है, ऐसी आवश्यकता है, चलिए आप कहते हैं तो इसमें 2% हम कम किए देते हैं, बाकी आप खुद ही देख लो कैसे कम किया जा सकता है। तो वो लीडर भी समझेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी समझेंगे कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है। और प्लस जब पद का भी लाभ हो जाएगा उसमें ना, बहुत से लोग ऊपर बने रहने के लिए सरकार की हाँ में हाँ भी मिलाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से उनको डील कर लेंगे हम। फिर वो जा करके जनता को अपनी भाषा में समझा देंगे कि देखिए भाई हम 2% कम करा लाए हैं और बहुत हो गया, इससे ज़्यादा हम कम नहीं करा पाएंगे क्योंकि उसमें दिक्कतें हैं। जनता भी संतुष्ट हो जाएगी कि चलिए हाँ कुछ तो हो रहा है। तो प्रेशर को कम कर दिया जाए, एक रास्ता दे दिया जाए, यही है सेफ्टी वाल्व। अब कांग्रेस के संदर्भ में यह कैसे आया ये समझिए कि कांग्रेस को क्यों कहा जाता है कि ये अंग्रेजों ने ही बनवाई थी सेफ्टी वाल्व के लिए। तो इसका मुख्य जो सबसे बड़ा कारक वो है वो इसका संस्थापक, यानी संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का संस्थापक होना ही सबसे बड़ा विवाद का कारण बन गया, क्योंकि ये अंग्रेज थे, अंग्रेज के मुलाजिम थे, अंग्रेज के ये सिविल सर्वेंट थे, सेवक थे, कर्मचारी थे। तो लोग ये सोचते थे कि आखिर एक अंग्रेज ही भारत के हितों के लिए एक पार्टी का गठन क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें अंग्रेजों की ही कोई चाल हो। तो चलिए इस पे कुछ विचार करते हैं कि आखिर कुछ ऐसा था। तो इसमें देखिए 2 आपको बातें लेके चलनी पड़ेंगी जब आप उत्तर लिखेंगे। तो 2 विचारधाराएं आपकी होनी चाहिए। विचारधारा आपको क्या डेवलप करना है, हमारी बातों पर आप नहीं जाएंगे, ना ही किताबों की बातों पर जाएंगे। आपको 2 नजरिया बिल्कुल स्पष्ट डेवलप कर लेना है। कौन से 2 नजरिया? आपको एक तो सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है उसको आप समझ लीजिए कि आप ये मान के चलेंगे हाँ अंग्रेजों ने जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना करने के लिए कहा था और इन वजहों से स्थापना की गई थी। यानी आप इसके पक्ष में, सेफ्टी वाल्व के पक्ष में एक विचारधारा अपनी बिल्कुल नजरिया क्लियर कर लीजिए। दूसरा क्या करिए, एक इसके विपक्ष में, यानी आलोचनात्मक मूल्यांकन इसका जो करेंगे, मूल्यांकन। पहले आपने अपनी विचारधारा बनाई कि हाँ ऐसा है, फिर इसका मूल्यांकन करेंगे, यानी हम वो सारी चीजें ढूंढ करके लाएंगे किताबों में से कि कौन कौन सी चीजों से इस चीज को काटा जा सकता है। अब आप सोच रहे हैं ये क्या बात हुई, पहले हम वो कहें फिर उसको काटें। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन आता है, दोनों ही प्रकार के नजरिया आपके पास होने चाहिए। हमेशा जब विषय को पढ़ें तो पक्ष और विपक्ष दोनों, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको प्रश्न के आधार पर ही उत्तर देना होगा। तो प्रश्न अगर चाह रहा है कि सेफ्टी वाल्व की तरफ आप जाएं तो निश्चित तौर से सेफ्टी वाल्व आपको प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि हाँ सेफ्टी वाल्व था, और उसके बाद अपनी ही बात को काटना भी पड़ेगा कि इन बिंदु पर जब मूल्यांकन किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ सेफ्टी वाल्व का जो विचारधारा है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन यह पूरी तरीके से सही नहीं है। यानी कि इसमें भारतीयों का जो विचारधारा है जिसको कहा जाता है तड़ित चालक सिद्धांत, तड़ित
चालक, तड़ित चालक, लाइटिंग कंडक्टर जिसको बोलते हैं, लाइटिंग कंडक्टर। आप देखते हैं ना बिल्डिंग के ऊपर जो है एक सुरक्षा के लिए कंडक्ट लगा देते हैं तार, जिसमें बिजली अगर गिरे तो बिजली वो तार में से होकर धरती में चली जाए। ऐसा देखा ना आपने, तो उसको तड़ित चालक कहा जाता है, लाइटिंग कंडक्टर कहा जाता है। तो अंग्रेज सोचते थे कि हमने भारतीयों के प्रेशर को एक रास्ते से, सेफ्टी वाल्व के रास्ते से निकालने का प्रबंध किया है कांग्रेस को, और राष्ट्रीय नेता सोचते थे कि हमने कांग्रेस में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को इसलिए संस्थापक बनाया है कि वो हमारे लिए एक लाइटिंग कंडक्टर हैं। जब सरकार की बिजली गिरेगी कांग्रेस पे, क्योंकि गिरती आई है, 1857 की क्रांति में गिरी, जब भी कभी विरोध या आंदोलन करने का प्रयास भारतीय लोगों ने किया तो उस पे सरकार की बिजली गिरती थी, दमन होता था। तो वो बिजली गिरेगी सरकार के द्वारा कांग्रेस पे निश्चित तौर से, ये जानते थे लोग। तो उन्होंने बीच में एक लाइटिंग कंडक्टर के रूप में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बिठाया है कि उस बिजली का जो पूरा वार है वो ये झेलेंगे और इसको धरती में पहुंचाएंगे, यानी हमारे ऊपर वार नहीं आएगा। क्योंकि शुरुआत में हम जो बनाने जा रहे हैं पार्टी, उसमें कम सदस्य हैं, कमजोर हैं, और हम सरकार के साथ थोड़ा बहुत मिल के ही काम करेंगे। और जैसे जैसे हमारा संगठन बड़ा होता चला जाएगा, हमारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, फिर हम अपनी मांगों को प्रबलता के साथ रख सकेंगे। और ऐसा आपको आगे दिखाई भी पड़ता है। तो वो सारे पॉइंट आपको निकाल के लाने होंगे जिससे ये साबित हो जाए कि कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वाल्व के रूप में नहीं थी। लेकिन सबसे पहले आपको सेफ्टी वाल्व के वाले पॉइंट निकाल के लाने हैं कि ऐसा था। तो दोनों पक्ष से आपको काम करना है। तो चलिए पहले सेफ्टी वाल्व पे बात करते हैं, फिर हम भारतीयों का पक्ष भी रखेंगे इसमें, जो नहीं मानते हैं ऐसा दोनों पक्ष पढ़ेंगे। तो ये संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और आपने देखा कि इनको जो है 1885 में सचिव बनाया गया, यानी ये संस्थापक भी थे। 1885 में ये सचिव बने और सचिव के पद 1906 तक सचिव बने रहे। 1906 तक सचिव ये बने रहे। उसके बाद जो है 1912 में मृत्यु हो गई इनकी। 1912 में मृत्यु हो गई। अभी तक इनके सामने इस प्रकार का कोई विवादास्पद बयान या ऐसी कोई भावना नहीं आती है खुल करके सामने, अंदर अंदर भले ही कोई सोचता रहा हो। तो 1912 में इनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर एक चीज आप नोट करेंगे कि 1912 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पितामह घोषित किया गया अधिवेशन में। तो 1912 में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का बांकीपुर में। अधिवेशन कहां हुआ? बांकीपुर। बांकीपुर में अधिवेशन हुआ और इसमें जो है अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह। रघुनाथ नरसिंह ये इसमें अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में क्या किया गया? इसमें जो है ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पितामह घोषित किया गया। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पितामह, फादर घोषित किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वही संस्थापक हैं, वही उसके पिता हैं। और 1912 के अधिवेशन में, बांकीपुर अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह ने की थी, उसमें ऐसा किया जाता है। अब इनकी मृत्यु के पश्चात ही इनकी जीवनी आती है। 1912 में इनकी मृत्यु हुई और 1913 में इनकी जीवनी प्रकाशित हुई। जीवनी आई, जीवनी लिखी गई और इनकी जीवनी प्रकाशित हुई। लेखक थे, किसने इनकी जीवनी लिखी? वो थे विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न ने इनकी जीवनी लिखी।
तो विलियम वेडरबर्न की जो जीवनी थी ए.ओ. ह्यूम की, उसमें बहुत सारी बातें इनके जीवन के विषय में निकल करके आई और उसमें देखा गया कि ये जब कार्यरत थे सरकार में सिविल सेवक के पदों पर, कई पदों पर ये रहे हैं, तो वहां पर जो वायसराय वगैरह हुआ करते थे उनसे इनकी प्राइवेट मीटिंग्स बहुत हुआ करती थी और वहां पर एक शिमला मीटिंग का जिक्र आता है। उसमें एक शिमला मीटिंग यानी इस जीवनी को आधार बना करके, इस जीवनी में जो घटनाएं हैं उनको आधार बना करके ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत आया। तो यहां पर सबसे पहले ले करके आए इस सिद्धांत को लाला लजपत राय। लाला लजपत राय किस चीज को आधार बनाया? लाला लाजपत राय ने इसी जीवनी को आधार बनाया। इसमें लिखी गई बातों के आधार पर इन्होंने जो है 1916 में एक लेख लिखा यंग इंडिया में। यंग इंडिया में इन्होंने एक लेख लिखा और सेफ्टी वाल्व की बात की। इन्होंने सेफ्टी वाल्व का विवाद प्रारंभ हुआ, यानी इस प्रकार की बात लेकर के लाला लाजपत राय सबसे पहले इस विवाद पे बात करते हैं, इनकी जीवनी को आधार बना करके। तो ऐसा क्या था इनकी जीवनी में जिससे कि ये बातें निकल करके आई? और इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस थी वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यानी लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। यह आपसे पूछा भी जाता है ऐसा किसने कहा था? तो क्यों इन्होंने कहा था? क्योंकि जब इनकी जीवनी को पढ़ा इन्होंने तो वहां से बहुत सारी घटनाएं ऐसी मिली जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस की स्थापना की गई ये जानबूझ करके लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही ए.ओ. ह्यूम के माध्यम से करवाई गई थी। यानी भारतीय लोग तो इसमें तमाशा बन गए और ये स्थापना कांग्रेस की तो सरकार ने ही स्वयं करवाई थी एक सेफ्टी वाल्व के रूप में, ताकि हम लोगों को एक जैसा चाहे वैसा ये मार्ग प्रदान कर दें। तो बहुत सारे लोग इस पे विचार करने लगे, रिसर्च करने लगे, बहुत ये सब चीजें निकल करके आने लगी। तो ऐसा क्या था इनकी जीवनी में? इनकी जीवनी से कई चीजें सामने आई कि लॉर्ड डफरिन या इसके पहले के और भी जो गवर्नर थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से उनके बहुत अच्छे संबंध थे और इनकी मीटिंग्स हुआ करती थी और गुप्त रिपोर्ट बना करती थी। तो इसमें जीवनी में एक शिमला मीटिंग का जिक्र है, उसका जिक्र है इसी जीवनी में। और इसमें कहा गया कि इसमें ए.ओ. ह्यूम ने वायसराय को एक गुप्त रिपोर्ट दी थी। एक गुप्त रिपोर्ट, छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं थी, 9 वॉल्यूम थे, प्रस्तुत की थी। ए.ओ. ह्यूम ने ऐसा माना कि भारत में, यानी इस रिपोर्ट के आधार पर, कि भारत में बहुत बड़ा एक जन आंदोलन होने की संभावना है। भारत में आक्रोश जन्म ले रहा है, जो यहां पर भारत के गवर्नर या वायसराय के द्वारा जो नीतियां लागू की जा रही, जैसा माहौल बन रहा है, इस माहौल में भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन होने की संभावना है, क्योंकि लोगों के अंदर क्रोध बढ़ता जा रहा है और यह आंदोलन 1857 के आंदोलन से बड़ा होगा। ऐसा जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का मानना था। इस चीज से विवाद खड़ा होता है। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। तो ऐसा उन्होंने माना। तो क्या विचार किया गया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि भारतीयों के क्रोध को समाप्त किया जा सके, भारतीयों के क्रोध को समाप्त किया जा सके। और वहीं पर जो है, जब गवर्नर यानी वायसराय लॉर्ड डफरिन बनकर के आया तो उसने एक नई नीति निकाली कांग्रेस की स्थापना संबंधी, ऐसा माना गया। यही सिद्धांत यही मानता है। यानी ए.ओ. ह्यूम
एओ ह्यूम को क्या लगता था? एओ ह्यूम को लगता था कि भारत में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, आंदोलन हो सकता है, जनता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। ऐसा इन्होंने किस आधार पर परिणाम निकाला होगा? चलिए पीछे थोड़ा इतिहास में देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ये कहां थे? 1857 की क्रांति के समय जो एओ ह्यूम हैं ये कहां पोस्टेड थे और इनके साथ क्या हुआ? 1857 की क्रांति के समय एओ ह्यूम इटावा में चीफ मजिस्ट्रेट थे। इटावा में चीफ मजिस्ट्रेट थे और वहां जब आंदोलन हुआ, वहां जब आंदोलन यानी 1857 का आंदोलन हुआ, वहां पर काफी क्रांति होने लगी हुआ, तब इन्हें भागना पड़ा था, जान बचा करके भागना पड़ा था। और माना जाता है कि इनको औरत भेष में वहां से निकलना पड़ा, औरत भेष में भागना पड़ा। इतना जो है वहां पर माहौल खराब हो गया था जहां ये पोस्टेड थे कि इनको वहां से भागना पड़ा। और ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि वहां से औरत बन करके ये भागे। ये सारी बातें उस जीवनी से आ रही थी। तो इनके मन में ये हुआ, ऐसा इन्होंने 1857 को अपनी आंखों से देखा था, इनके मन में बहुत भय था। और 1878 तक आते आते इन्होंने रिसर्च करके एक गुप्त रिपोर्ट बनाई और उसको जो है सौंपा सरकार को कि भारत में एक और बड़ा आंदोलन हो सकता है। और बिल्कुल हो जाता कि जनता में इतना क्रोध है कि अब की बार जो आंदोलन होगा वो हम बच नहीं पाएंगे उसमें। तो फिर विचार किया गया और जब लॉर्ड डफरिन है तो वहां पर आया लॉर्ड डफरिन प्लस एओ ह्यूम, इनका सम्मिलित एक प्लान है। ये सब हम इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि क्या ये सिद्धांत कहता है। तो लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम ने मिल करके एक योजना बनाई कि एक अखिल भारतीय मंच भारतीयों को दे दिया जाए, भारतीयों को दे दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे उनके क्रोध और आवेश को मार्ग प्रदान किया जा सकेगा, मार्ग प्रदान किया जा सकेगा। यानी हम उसको रास्ता दे देंगे कि हम जिधर चाहेंगे उधर उनके विचारधारा को मोड़ देंगे। यानी स्वयं ही इन्होंने प्रयास किया कि एक मंच दे दिया जाए। और इस चीज का परिणाम क्या था? इस चीज का परिणाम आप पिछले क्लास में देख ही चुके हैं कि परिणाम क्या था? कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। लाला लाजपत राय ने सबसे पहले ये बात छापी यंग इंडिया में कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। अब कोई बैठा नहीं था वहां पे देखने वाला, लेकिन अपने विश्लेषण के माध्यम से इन्होंने पूरा ये रिसर्च निकाला कि कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने इसलिए की है क्योंकि लॉर्ड डफरिन एओ ह्यूम के साथ मिले हुए थे और जानबूझ करके लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस की स्थापना करवाई है। और इसलिए करवाई है ताकि सारे राष्ट्रीय नेता जो राष्ट्रवाद 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 का गाना गा रहे हैं, इन सबको एक जगह जोड़ दिया जाए और फिर सारा जनता का दामोदर जो है, सारा क्रोध आक्रोश ये सब उनके पास लेके आएंगे और हम इनको डील रखेंगे और सेफ्टी वाल के रूप में पूरा प्रेशर कंट्रोल कर देंगे। सेफ्टी वाल तो आप समझ ही गए ना, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुकर का सिद्धांत होता है। पीछे क्लास में हमने बताया था कि कुकर होता है, कुकर में इस तरह से सीटी लगी होती है, हैंडल लगा होता है, यहाँ पे सेफ्टी वाल लगा होता है।
कि किसी तरीके से अगर सीटी बंद हो जाए तो ये पूरा कुकर फटने के बजाय ये सेफ्टी वाल्व फट जाएगा। यहीं से सेफ्टी वाल्व नाम आया है। ये चारों तरफ इसमें प्रेशर होता है गैस का, और जब प्रेशर बढ़ता है तो सीटी उठ जाती है। लेकिन भारत में सीटी नहीं उठ रही थी क्योंकि प्रेशर निकलने का रास्ता नहीं है। सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि लगातार शोषण, बचने का कोई चांस नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये प्रेशर से कुकर दगे उससे पहले कांग्रेस नाम का सेफ्टी वाल्व लगा दो और सारा क्रोध कांग्रेस पे ही निकल जाएगा, कांग्रेस के माध्यम से निकल जाएगा। ऐसा जब ये आया विचारधारा तो लोग इसमें और सब चीज इंटरेस्टेड हो गए कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ। तो लोग उसमें सोचने भी लगे कि हाँ अगर ऐसा हुआ होगा, फिर कहने लगे लोग हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। इसीलिए A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में ये लिखवा दिया था कि भारत और ब्रिटेन के बीच में मधुर संबंध बनाए जाएंगे। तो लोगों को इस पे भी शंका हो गई कि यार ये जो पॉइंट था जानबूझ करके डाला गया होगा। प्लस जब मीटिंग खत्म होती थी तो A.O. ह्यूम जो है वो महारानी विक्टोरिया के गुणगान करते थे, सरकार के गुणगान करते थे। तो लोगों ने उसको भी शंका से नजर से देखना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे वो सभी बातें लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गई जिनसे लगता था कि सरकार जो है वो कांग्रेस के ऊपर हावी है और कांग्रेस अपनी किसी मांग को सरकार से मनवा पा ही नहीं रही है, बल्कि कांग्रेस गुमराह हो जा रही है। यानी कांग्रेस सरकार तक अपनी मांगे ले जाती है और सरकार उनको गुमराह कर देती है, ना तो मांगे मानती है और ना ही कोई आंदोलन को होने का मौका देती है। तो इस प्रकार से लोगों को यह विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि हाँ सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही बात है। अब कुछ चीजें साबित भी इसको कर देती हैं, अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस चीज को साबित भी कर देती हैं कि हाँ अंग्रेज इसमें मिले थे। तो देखिए A.O. ह्यूम है, प्लस हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सेकेंड सम्मेलन जब इनका हुआ अधिवेशन, सेकेंड अधिवेशन कहाँ हुआ था? सेकेंड अधिवेशन कलकत्ता 1886 के सदस्यों, जब वहां पे जितने सदस्य आए उनका स्वागत किसने किया था? सदस्यों का स्वागत लॉर्ड डफरिन ने स्वयं किया। लॉर्ड डफरिन ने स्वयं किया। ये हमारे पक्ष में एक बात है कि लॉर्ड डफरिन ही उस पार्टी के गठन करने वाले सदस्यों का स्वागत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उसमें अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा होगा, तभी तो वो कर रहा है। अदरवाइज कांग्रेस ने तो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है। तो अगर अंग्रेजों की ही मंशा नहीं थी कांग्रेस की स्थापना में, तो शुरुआत में स्वयं लॉर्ड डफरिन जो है उसके सदस्यों का स्वागत क्यों कर रहे हैं? हाँ, बाद में जरूर सिनेरियो चेंज हो गया, फिर सरकार जो है वो कांग्रेस के विपक्ष में काम करने लगी और कांग्रेस भी जो है उग्र हो गई। लेकिन शुरुआत में तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, सरकार की मिलीभगत दिखाई पड़ती है साफ। सेकंड अधिवेशन में कलकत्ता में सदस्यों का स्वागत लॉर्ड डफरिन ने किया था और गार्डन पार्टी दी थी। गार्डन पार्टी, सबको भोजन कराया था अपने गार्डन में, उद्यान में गार्डन पार्टी दी थी। इसके बाद हुआ तृतीय अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन कहां हुआ था? मद्रास में। पीछे इसको भी हमने चर्चा किया था। थर्ड अधिवेशन मद्रास। देखिए ये सब पॉइंट आपको आंसर में डालने पड़ेंगे क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो कुछ मुद्दे होने चाहिए आपके पास जिससे आपके आरोप को समर्थन यानी सबूत मिल सके। तो कुछ हमने पॉइंट दो तीन इसमें डालने आंसर में है आपको, अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे इनके। तो तीसरा हमने पॉइंट ये डाला कि थर्ड अधिवेशन जो मद्रास में हुआ 1887 में, तो उसके जो सदस्य वहां पर आए मीटिंग में, उनका भी स्वागत किया गया अंग्रेजों के द्वारा। सदस्यों का स्वागत यानी लगातार कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं और आसानी हो जाए हमारे लिए। तो वहां स्वागत किसने किया? मद्रास में वहां के गवर्नर ने। गवर्नर ने कहां स्वागत किया? अपने गवर्नमेंट हाउस में, यानी अपने वहीं गवर्नर हाउस में ही स्वागत किया।
और इन अधिवेशनों में यानी प्रारंभ के जो 2-3 अधिवेशन हुए उसमें सरकारी अधिकारी भी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते। तो वो पॉइंट भी आप यहां पर डाल देंगे, यानी अगला समर्थन आप क्या देंगे कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, एक साक्ष्य देंगे, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहां, बंबई में, जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें कौन कौन आया था, ये 1885 में। तो उसमें जो है भारत सरकार के मुख्य सचिव आए थे। मुख्य सचिव हेनरी कॉटन, और इसमें जो है सिविल सेवा से भी आए थे, सिविल सेवा के बेडर बर्न शामिल हुए। अब ये बताइए ये पॉइंट क्या साबित करता है, जब सरकारी अधिकारी यानी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब सरकार की कुछ न कुछ मंशा इसके स्थापना में जरूर है। तो 3 साक्ष्य बहुत हैं, और बाकी ये जो विश्लेषण लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया तो ये सब मिला करके रिजल्ट ये आता है। अब रिजल्ट पे बात करेंगे। रिजल्ट ये निकल के आता है कि भारत के गवर्नर यानी लॉर्ड वायसराय जो थे, लॉर्ड डफरिन और A.O. ह्यूम, तो लॉर्ड डफरिन को ऐसा लगा उस रिपोर्ट के आधार पे कि हाँ, हालांकि वो रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उस चीजों से निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि भारत में बड़ा आंदोलन हो उससे पहले हम कुछ करें, और उसके लिए उन्होंने सेफ्टी वाल्व की रचना की कि ऐसी एक स्थापना कर दी जाए, जो पूरा मैंने बताया आपको, वैसी एक पार्टी बना दी जाए जिससे हम इस प्रेशर को हैंडल कर लेंगे। अब उनको एक व्यक्ति की तलाश थी, व्यक्ति उनको वही नजर आ गए, A.O. ह्यूम। उन्होंने सोचा कि इन व्यक्ति के प्रति भारतीयों का भी कुछ झुकाव है, क्योंकि भारत के लिए A.O. ह्यूम ने कुछ अपने कार्यकाल के दौरान जो है भारत के समर्थन में बहुत सारी बातें की थी। विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को रखा था, जिससे बहुत सारे भारतीय लोग A.O. ह्यूम को एक अच्छा अंग्रेज मानते थे, यानी अच्छे अंग्रेजों में उनको गिनते थे। तो उन्होंने उन्हीं को आगे कर दिया कि आप ही जाइए और भारतीयों के लिए एक पार्टी की रचना करवाइए, और इस प्रकार से A.O. ह्यूम आकर के कांग्रेस की स्थापना करा देते हैं। तो इस प्रकार साबित हो जाता है कि ये पार्टी जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ही बनवाई गई थी और अंग्रेजों के माध्यम से ही इसका संचालन किया गया था। तो यही सिद्धांत कहलाता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। अब इसके विपक्ष में क्या है, क्या इसका आलोचना अगर हम करें यानी मूल्यांकन करें तो इसमें कितनी बातें सत्य निकल के आती हैं, आगे चल करके उसको तर्क से हम काटेंगे। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं, इसको आप लिख लीजिए। तो सबसे पहला आरोप तो यही है कि A.O. ह्यूम इसमें आए थे, इसीलिए तो सारी शंका बनी। तो सबसे पहले हम A.O. ह्यूम पे ही बात कर लेते हैं कि इनके विषय में क्या भाई जानकारी है। A.O. ह्यूम, क्या ये वास्तव में अंग्रेजों के पक्षधर थे या भारतीयों के लिए भी कुछ इनके मन में था? तो A.O. ह्यूम ने अपने कार्य में रहते हुए, अपने पद पे रहते हुए क्या कुछ भारतीयों के हित में कार्य करने की कोशिश की थी? देखिए ये सिनेरियो तो बाद में चेंज हुआ था। लाला लाजपत राय जिन्होंने ये विवाद कहा कि अंग्रेज ही कांग्रेस की स्थापना के पीछे हैं, उन्होंने ही एक वक्तव्य और दिया था, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। लाला लाजपत राय इन्होंने कहा था कि A.O. ह्यूम का दिल भारतीयों की दुर्दशा पर रोता है, भारतीयों की दुर्दशा पर रोता है। पहले इन्होंने ये कहा था, यानी कि कुछ कार्य तो ऐसे किए होंगे A.O. ह्यूम ने जिससे कि ऐसा इनको लगा होगा। तो इनके कार्य, भले ही A.O. ह्यूम जो है वो अंग्रेज थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, लेकिन भारतीय भी थे। भारत के बहुत सारी चीज़ों पर इनको जो है दुख होता था यहाँ की दशा पे, और उसको दूर करने के लिए कई बार इन्होंने सत्ता को पत्र भी लिखे थे, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो इनके कुछ कार्य हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। इन्होंने जो है शिक्षा प्रसार किया अपने कार्य में,
शिक्षा प्रसार पर बहुत कार्य किया। पुलिस सुधार पे इन्होंने कार्य किया, पुलिस सुधार पे। मद्य निषेध इन्होंने लागू किया, मद्य निषेध यानी मदिरापान पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया। और इन्होंने जो है बाल सुधार गृह स्थापित करने की बात कही। बाल सुधार गृह, जैसे कोई बच्चा अपराध कर देता है तो उसको बाल सुधार गृह में ले जाते हैं, तो बाल सुधार गृह स्थापित करने में प्रयास किया इन्होंने। और इन्होंने देसी भाषा में समाचार पत्रों का समर्थन किया है, देसी भाषा में समाचार पत्रों का समर्थन किया है। और भारतीय पक्षियों के लिए भी बहुत इन्होंने काम किया। इन्होंने एक ग्रंथ लिखवाया था, भारतीय शिकारी पक्षी, भारतीय शिकारी पक्षी ग्रंथ अपने खर्चे पर बनवाया था इन्होंने, स्वयं के व्यक्तिगत खर्चे पर, अपने खर्चे पर लिखवाया। इसीलिए इसकी वजह से इनको जो है भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इसी वजह से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता कहा जाता है इनको, विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आखिर ए.ओ. ह्यूम को ही कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, संस्थापक के रूप में क्यों चुना गया था भारतीयों के द्वारा, तो आपको यही सभी तर्क देने पड़ेंगे कि हाँ, उस समय जो है भारतीय के राष्ट्रीय जो नेता थे वो भी ऐसा सोचते थे कि ए.ओ. ह्यूम जो है वो भारत से संवेदनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और उनके कार्य भी ऐसा प्रकट कर रहे थे कि हाँ, वो भारत में सुधार चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यानी अच्छे अंग्रेजों में वो गिने जाते थे, इसीलिए उनको चुना गया था। तो ये कुछ आपने उदाहरण के लिए दे दिए, बाकी कुछ और इनके काम हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इन्होंने एक पत्र निकाला था 1882 में, जब ये सेवानिवृत्त हो गए तो इन्होंने 1882 में एक हिंदुस्तानी भाषा में पत्र निकाला था, हिंदुस्तानी पत्र, उसका नाम था पीपुल्स फ्रेंड, यानी लोक मित्र, पीपुल्स फ्रेंड, लोक मित्र। लोक मित्र नाम से इन्होंने एक पत्र निकाला था जिसमें भारतीयों के लिए बहुत सारी चीजें ये लिखा करते थे, सुधार के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस पत्र में बातें लिखा करते थे। बहुत लोकप्रिय पत्र इनका ये हुआ था। और इन्होंने एन ओल्ड मैन होप नाम से पत्र भी एक लिखा था, एन ओल्ड मैन्स होप, एक बूढ़े की आशा, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, एक बूढ़े की आशा, लेकिन आप उसको वही लिखेंगे जो लिखा इंग्लिश में, एन ओल्ड मैन्स होप में इन्होंने भारतीयों की दुर्दशा पे चर्चा की है। इन्होंने भारतीयों की दुर्दशा पर सरकार को चेताया है। एंड ओल्ड मैन होप पत्र है ये क्या है, एक पत्र है। इस पत्र में इन्होंने भारतीयों की दुर्दशा पे सरकार को चेताया है, बताया है। इसमें इन्होंने लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा, इन्होंने कहा कि एक भारतीय जो है, एक गरीब है, उसकी दशा कैसी है आप लोग जानते हैं। उसके नसीब में सिर्फ काम काम काम, भूख 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 है, और वो मजबूर है, लाचार है। क्या यही उसके जीवन की दुर्दशा की कुंजी है? क्या ऐसा ही आपका शासन है? यानी इस प्रकार से इन्होंने मार्मिक बातें करके सरकार को भारतीयों की दुर्दशा के विषय में सूचित करने का प्रयास इन्होंने अपने एन ओल्ड मैन्स होप में लिखा है। और इसी पत्र में इन्होंने, यानी इसी में एक बात यह हो गई, दूसरी इन्होंने भारतीय युवाओं को, इसी पत्र में भारतीय युवाओं
भारतीय युवाओं को जागृत होने का संदेश दिया है। जागृत होने, संघर्ष करने, जागृत होने, संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। इन्होंने कहा कि जागिए, उसका सारांश है जो भी इन्होंने लिखा कि जागिए, संघर्ष करिए। जो कौमें हैं वो अपना नसीब स्वयं बनाती हैं, यानी आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से जागृत करने का प्रयास भी भारत की जनता को इन्होंने किया है। इन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, हिंद के बेटों क्यों हाथ धरे बैठे हो, क्या किसी देवता की मदद का इंतजार कर रहे हो, उठो जागो संघर्ष करो, कौमें अपना भाग्य खुद बनाती हैं। इस प्रकार से एक कविता है इनकी जिसमें इन्होंने भारत के लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। तो इन सब चीजों को देखने से यह लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने अगर ए.ओ. ह्यूम को अपने संस्थापक के रूप में पार्टी के चुना था तो गलत नहीं चुना था, क्योंकि परिस्थितियां थी ऐसी, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि उनको भी एक ढाल की जरूरत थी। और राष्ट्रीय नेता ये भी स्वीकार करते हैं कि ए.ओ. ह्यूम को एक तड़ित चालक के रूप में स्वीकार किया गया था। तड़ित चालक, बिजली रोकने वाला, बिजली संभाल लेने वाला, प्रहार रोक लेने वाला, आप कुछ भी कह सकते हैं। इनको इसीलिए चुना गया था। दूसरी चीज इसलिए भी चुना गया था कि ये सर्वमान्य थे, उस समय सर्वमान्य नेता के रूप में चुना गया। क्यों? क्योंकि उस समय इतना भटकाव था, इतने अलग अलग नेता थे, अलग अलग संगठन थे, तो उसमें एक टॉप लीडर किसी को बनाया जाना, सब एक मत पे नहीं आ पा रहे थे। चूंकि ए.ओ. ह्यूम इनमें से थे नहीं, भारत के निवासी नहीं थे, बाहरी थे, तो इन पे सभी लोग राजी हो गए कि हाँ चलो ठीक है, इनको बना दो संस्थापक। वैसे अगर कोई कहता दादा भाई नौरोजी को बना दीजिए तो अगला व्यक्ति दूसरी जगह वाला नाराज हो जाता कि हम में क्या कमी थी। अगर बंगाल के किसी को बना देते तो बंबई वाले कहते हम में क्या कमी थी। तो इस तरह से एक मत ही नहीं बन पा रही थी, एक सर्वमत से निर्णय नहीं हो पाएगा। इस वजह से भी ए.ओ. ह्यूम को चुना गया था, क्योंकि ये बाहरी थे और इन पे सर्वसम्मति से इनको जो है संस्थापक के रूप में चुना जाना तय हुआ। तो ये कई कारण थे ये सभी, और कुछ वो इन सब वजहों से ए.ओ. ह्यूम को चुना गया था। इस प्रकार से सेफ्टी वाल्व में जो कही गई बातें हैं उनका खंडन यहां पर किया जाता है तीन चीजों से। पहली चीज, तीन चीजों से खंडन किया। एक तो हमने जो ए.ओ. ह्यूम को चुना उस पे हमने बता दिया कि ए.ओ. ह्यूम को हमने इन कारणों से चुना था। दूसरी चीज जो बात की जाती है कि यहां पर ए.ओ. ह्यूम की नियुक्तियों की वजह से जो है कांग्रेस सरकार के पक्ष में काम करती थी, तो यहां पे उसका खंडन आप इस प्रकार से करेंगे कि बाद में आपने देखा कि किस प्रकार से धीरे धीरे कांग्रेस जो है और उग्र होती चली गई, और जैसे जैसे इसकी शक्ति में वृद्धि हुई वैसे वैसे इसने जो है अपनी मांगों को और प्रबलता से रखना शुरू किया। तो वो वाली बात भी कट जाएगी, यानी सरकार के साथ व्यवहार, ये वाली बात भी आप काट देंगे। तो इस तरह से जितने भी आरोप सेफ्टी वाल्व के माध्यम से लगाए जाते रहे उन सब का खंडन आप अपने तर्क के माध्यम से कर देंगे। और तीसरी चीज, इन सब चीज का जो सेफ्टी वाल्व में कही गई थी उसका आधार है जीवनी, उसका आधार जीवनी है, ना कि आत्मकथा। उसका जीवनी आधार है, आत्मकथा तो है नहीं। तो आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है तो उसमें जो चीजें होती हैं वो ज्यादा प्रामाणिक होती हैं। जीवनी अगले व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, हो सकता है किसी और भावना बेस में उसने कुछ ऐसी बातें भी लिख दी गई हों जो सत्य न हो। तो जीवनी को आधार बना करके आरोप लगाया जाना उतना सत्य नहीं प्रतीत होता है। और फिर बाद में हम ये भी देखते हैं कि जब कांग्रेस का जनाधार और मांगें बढ़ने लगी तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस को और छोटा या नीचा करने के लिए जो सर सैयद अहमद खां की पार्टी थी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर आगे
जो वायसराय आए लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस से गंदी चीज और कुछ देश में है ही नहीं, और उन्होंने कांग्रेस को कहा देशद्रोही पार्टी है। तो अगर अंग्रेजी सत्ता के वायसराय कांग्रेस को इतना भद्दा और देशद्रोही बता रहे हैं, इससे भी स्पष्ट होता है कि अब कांग्रेस जो है वो सत्ता से विमुख हो चुकी थी, सत्ता के विपक्ष में आ चुकी थी। तो इन सब चीजों से जो है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत खंडित हो जाता है। तो बीच का रास्ता आपको निकाल लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।